नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव प्रसाद, हिंदी विभाग, राज्यपाल कॉलेज छपरा। आज द्वितीय खंड स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए प्रेमचंद रचित उनकी अमर औपन्यासिक कृति कर्मभूमि पर अपना व्याख्यान मैं दूंगा। इसके पूर्व प्रेमचंद की संक्षिप्त जीवनी की जानकारी भी अपेक्षित है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के पास स्थित लमही ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, जो डाकघर में मुंशी थे। इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। आर्थिक कठिनाई के कारण ये सिलसिलेवार ढंग से इनकी पढ़ाई नहीं हो सकी। किसी तरह इन्होंने इंटर किया, बीए किया और बाद में इनका बाल विवाह एक विधवा से हुआ। कुछ दिनों तक इन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए भी पटकथाएं लिखी और फिर बाद में वो हिंदी के लिए समर्पित हो गए। शुरू में प्रेमचंद जी ने उर्दू में लिखना शुरू किया, बाद में वो हिंदी में आए। इनकी मौलिक रचनाओं में सोजे वतन, संसार का अनमोल रतन, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमालय, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, गोदान प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य की अमर पहचान है। उन्हीं के कारण हिंदी कथा साहित्य विश्व साहित्य में एक गौरवपूर्ण स्थान पा सका है। प्रेमचंद की कृतियां संसार की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। प्रेमचंद ने पहली बार हिंदी कथा को जीवन की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और उसे बीहड़ यथार्थ से जोड़ा। अब तक जो कहानी का ट्रेंड था वो कल्पना आधारित था, लेकिन इसे जीवन से जोड़कर प्रेमचंद ने आदर्श उन्मुख करने का प्रयत्न किया। प्रेमचंद का यथार्थ कोरा यथार्थ नहीं होता। जीवन से प्रेरित न कर सके ऐसा प्रेमचंद का यथार्थ आदर्श नहीं है। इनका आदर्श आस्था के साथ यथार्थ की ओर है। प्रेमचंद की कथाओं में यथार्थ और आदर्श का मधुपर्क प्राप्त होता है और जीवन के प्रति विश्वासपूर्ण दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा भी इनकी रचनाएं देती हैं। प्रेमचंद की दूसरी देन है कि उन्होंने गांव और शहर को एक साथ पेश करके तत्कालीन देश के समूचे जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला उपन्यास दिया। प्रेमचंद की तीसरी देन यह है कि उन्होंने आम आदमी के रूप में अपने कथा साहित्य में स्थान दिया। प्रेमचंद की चौथी देन वह भाषा है जिसे प्रेमचंद हिंदुस्तानी कहते हैं। अब उपन्यास तत्वों के आधार पर कर्मभूमि की समीक्षा प्रस्तुत है। गांधी युग का साहित्य शिल्पी, कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी और समझौतावादी प्रकृति पर आधारित है। समग्रतः उसमें मध्यवर्गीय तत्कालीन प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। उपन्यास तत्वों के आधार पर कर्मभूमि की समीक्षा करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह उपन्यास तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक निश्चित उद्देश्य लिए हुए है और उसके सभी पात्र, कथानक तथा कथोपकथन उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह उद्देश्य है आदर्श के परिप्रेक्ष्य में समझौते की प्रवृत्ति। साहित्य शास्त्रियों ने उपन्यास के 6 तत्व निर्धारित किए हैं। 1. कथानक अथवा कथा वस्तु। 2. पात्र और चरित्र चित्रण। 3. संवाद अथवा कथोपकथन। 4. देश काल अथवा वातावरण। 5. भाषा और शैली। 6. उद्देश्य। कथा वस्तु। कर्मभूमि में अमरकांत, सुखदा, नैना और समरकांत की कहानी आधिकारिक कथा है तथा मुन्नी का प्रसंग, चौधरी तथा स्कूल बालकों का प्रसंग प्रासंगिक कथा है। किंतु प्रासंगिक कथाएं मूल कथा से मिलकर और भी प्रभावात्मकता की वृद्धि करती हैं। कार्य व्यापार
एक दूसरे से संबद्ध है और उनकी बड़ी कुशलता से संयोजना की गई है। कर्म भूमि में जीवन की विविधता के पर्याप्त दर्शन होते हैं। प्रेमचंद जहां अपने अन्य उपन्यासों में सुखांत पाश्चात्य ढंग से अपनी कहानी का अंत करते हैं, वहां कर्म भूमि में नैना के बलिदान के बाद हुई जनता की जीत को तुच्छ कर शोषक और शोषितों में मेल करा देते हैं और बरबस उपन्यास का सुखांत बनाने की चेष्टा करते हैं। शहर के अछूतों का मंदिर प्रवेश आंदोलन सफल है, जबकि गांव के आंदोलन का कोई हल नहीं दे पाते और उनके आंदोलन को कमेटीवाद में बदलकर जनता के समस्त बलिदानों को धूल में मिला देते हैं। शहर में तो बस नैना का बलिदान होता है, पर गांव के आंदोलन में अनेक ग्रामीण पुलिस की गोलियों के बौछारों से शहीद होते हैं। यहाँ कल्पना का प्रयोग कर प्रेमचंद ने कथानक को प्रभु विष्णु और सशक्त बनाने का प्रयत्न किया है और साथ ही अपनी प्रकृति गांधी की अहिंसा मूलक जागृति को सामने रखा है। पात्र और चरित्र चित्रण। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। यह कथन स्वयं प्रेमचंद का है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल है। कर्म भूमि में भी मानव जीवन के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। उनके पात्रों में जमींदार, महाजन, पूंजीपति, श्रमिक, कृषक, बुद्धिजीवी, सुधारक, गर्भ भावना से युक्त अफसर, साहूकार, अछूत तथा समाजच्युत प्राणी, तेजस्विनी स्त्रियां तथा त्यागी पुरुष सभी आते हैं, पर प्रमुखता बुद्धिजीवियों को ही मिलती है। अमरकांत इसी प्रकार का बुद्धिजीवी सुधारक है जो धनिक वर्ग में जन्म लेकर भी अपने वातावरण एवं प्रकृति के कारण भारत की शोषित जनता का प्रतिनिधि बन बैठा है। पात्रों की योजना का निश्चित उद्देश्य है ग्रामीण तथा शहरी जिंदगी का अंकन और सामाजिक समस्याओं का हलीकरण। कर्म भूमि में कोई भी पात्र भर्ती का नहीं है। प्रत्येक पात्र कथा विकास में समुचित योगदान देकर हट जाता है। उनके पात्र परिस्थितियों से प्रेरित हैं। कहीं भी परिस्थितियों को अपने अनुरूप मोड़ते हैं तो कहीं स्वयं ही परिस्थितियों के अनुरूप मुड़ जाते हैं। अमरकांत इसका उदाहरण है। धन के लोभी समरकांत और विलासिता के गर्त में डूबे धनीराम को भी अंत में परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। इसी से उपन्यास में यथार्थ का निर्वाह और मनोविज्ञान का सफल अंकन हो पाया है। संवाद अथवा कथोपकथन। घटनाओं में गति उत्पन्न करने के लिए, रोचकता तथा स्वाभाविकता की वृद्धि के लिए तथा पात्रों के चरित्र की विशेषता प्रदर्शित करने के लिए उपन्यास में कथोपकथन की योजना की जाती है। पात्रों के पारस्परिक प्रेमालाप अथवा वार्ताएं उनकी प्रवृत्तियों को सुगमता से परिलक्षित कर देती है। अमरकांत के चरित्र की दृढ़ता और सेवा भाव को व्यक्त करने के लिए समरकांत के साथ उसके संवाद की निम्नलिखित पंक्तियां देखें। अमरकांत ने गर्व से कहा, चरखा रुपए के लिए नहीं चलाया जाता है। और किस लिए चलाया जाता है? यह आत्मशुद्धि का एक साधन है। कर्मभूमि में कथोपकथनों की भाषा पात्रानुकूल है। लंबे लंबे संवादों अथवा कथनों को देकर प्रेमचंद ने सरसता तथा रोचकता की हत्या नहीं की है। पात्र अपने मानसिक विकास के आधार पर ही वार्तालाप करते हैं। कथोपकथनों में प्रेमचंद ने स्वाभाविक, विश्लेषणात्मक, नाटकीय तीनों पद्धतियों को अपनाया है और इनके माध्यम से उपन्यास में रोचकता और सजीवता उत्पन्न की है। देशकाल। परिस्थितियों, आचार व्यवहार, रहन सहन आदि का वर्णन देशकाल के अंतर्गत आता है। इसके दो भेद किए जा सकते हैं, सांस्कृतिक सामाजिक तथा दूसरा भौतिक प्राकृतिक। कर्म भूमि में ग्राम और नगर का चित्रण है। अधिकांश भाग नगर से संबद्ध है। नगरों और ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक प्रवृत्तियों के चित्रण में प्रेमचंद ने अपने समसामयिक युग का चित्र खींचा है। उन्होंने समाज में फैली हुई विषमताओं तथा शोषकों, पूंजीपतियों द्वारा शोषित किए जाने वाले अत्याचारों का बड़ी सफलतापूर्वक चित्रण किया है। प्रेमचंद ने अपने युग की सामाजिक समस्याओं का भी सम्यक निदर्शन किया है।
उनमें गांधी युगीन सम्यक प्रवृत्तियों का स्थायित्व है। गांधी युग में जिन सुधारों की ओर विशेष आग्रह दिखाया गया है वह अल्पाधिक अनुपात में कर्म भूमि में आए हैं। अंत्यजों का मंदिर प्रवेश, मादक वस्तुओं का विरोध, शिक्षा प्रसार आदि अनेक युग सम्मत प्रवृत्तियां कर्म भूमि में प्रस्तुत की गई हैं। भूमि की समस्या, जमींदारों के अत्याचार, उसका परिणाम, अधिकारी वर्ग की निशंसता तथा आंदोलनकारियों का अहिंसात्मक संगठन हमें गांधी युगीन आंदोलन का स्मरण कराता है। अमरकांत द्वारा चरखा कतवाकर प्रेमचंद ने स्वयं गांधी आंदोलन और विचारों की छाप स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी है। यही कारण है कि अमरकांत अंत में जब जेल में पड़ा है सोचता है कि व्यर्थ ही हड़ताल आदि करके इतने आदमियों का खून करवाया। अहिंसात्मक तथा समझौते वाली बात पहले ही हो जाती तो इतना खून खराबा क्यों होता। अमर के मन में पश्चाताप की भावना अमरकांत के मन में पश्चाताप की भावना गांधीवादी आंदोलन के प्रति आस्था तथा हिंसक क्रांतिकारियों के रवैये के प्रति क्षोभ व्यक्त करती है। भाषा शैली, तत्कालीन साहित्यिक गतिविधियों के अनुरूप प्रेमचंद की भाषा साधारण जनजीवन की भाषा है। प्रेमचंद उर्दू के आदमी थे। उनके प्रारंभिक उपन्यासों में तो उर्दू के साथ अरबी फारसी के भी शब्द आए हैं, पर कर्म भूमि में शब्द चयन करते समय उदार दृष्टि अपनाई है। प्रेमचंद ने एक ओर हिंदी के ठेठ शब्द तथा प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है तो दूसरी ओर संस्कृत के व्यवहारित शब्दों का भी प्रयोग विशेष रोचकता से किया है। साथ ही उर्दू, फारसी, अरबी तथा अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों की ओर भी उनकी विशेष रुचि है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अनेक शब्दों का साभिप्राय प्रयोग हुआ है, साथ ही अनेक सहयोगी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा की भावाभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि हुई है। तो वार्तालाप में स्वाभाविकता तथा प्रभविष्णुता भी आ गई है। प्रेमचंद की भाषा पात्रों के मानसिक संगठन के अनुरूप है। शहरों के शिक्षित तथा बुद्धिजीवी पात्रों की भाषा में वाक्य समास प्रधान, अपेक्षाकृत लंबे तथा तत्सम शब्दों से युक्त हैं, जबकि ग्रामीणों की भाषा में वाक्य छोटे छोटे हैं, देशज शब्दों का प्रयोग है और साथ ही तद्भव शब्दों भी आए हैं। उनके वाक्य विन्यास साधारण तथा शब्द व्यासात्मक है। प्रेमचंद की कर्म भूमि में प्रयुक्त शैली पात्रों के मनोभावों के अनुरूप वेश परिवर्तन करती रहती है। वह सरल तथा सहज भाषा शैली में सजीवता उत्पन्न करते चलते हैं। शैली में कहीं व्यासात्मक है तो कहीं समासात्मकता है। पात्रों के मनोभावों के अनुरूप कहीं स्नेह सिद्धता है और कहीं ओज है तो कहीं विचार और चिंतन की दार्शनिकतापूर्ण शैली भी है। शैली की श्रीवृद्धि के लिए प्रेमचंद ने अलंकारों तथा कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रचुरता से प्रयोग किया है। गद्य शैली के अंतर्गत अनुभवसिक्त सूक्तियों का प्रयोग भी उनकी निजी विशेषता है। प्रसाद गुण संपन्न शैली उनकी दूसरी विशेषता है। हमें कहीं भी उनकी शैली में क्लिष्टता का दोष नहीं मिलता। उद्देश्य, कर्म भूमि लिखने के पीछे प्रेमचंद का उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण करने के साथ ही वर्ग वैषम्य, पूंजीपतियों के अत्याचारों से आक्रांत गरीब जनता का चित्रण करना भी था। शांति कुमार, सुखदा, नैना, सकीना, रेणुका आदि के माध्यम से समाज में व्याप्त दुर्गंध को दूर करने का भी निदान प्रस्तुत किया है, तो दूसरी ओर हड़तालों आदि के द्वारा शोषकों को उचित समझ देने का भी विधान भी दिया है। प्रेमचंद गांधीवादी विचारधारा के थे, इसलिए कर्म भूमि में भी इनका आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उभर कर सामने आया है। प्रत्येक पात्र समझौतावादी है। पहले तो परिस्थितियों से विद्रोह करता है, फिर उनके जरा सा झुकते ही उनसे समझौता भी कर लेता है। अमर का धनीराम द्वारा कमेटी की स्थापना पर आनंदित होना इसी समझौतावाद का प्रमाण है। अमर अपने पूर्व कृत्यों पर पश्चाताप भी करता है।
इसी प्रकार समरकांत अंत में परिस्थितियों से समझौता करके अपने धन का सदुपयोग करते हैं और धनी राम भी जमीन जनता को दे देते हैं। सुखदा भी अंत में अमर को से समझौता कर लेती है और उसकी महानता को पहचान लेती है। समग्रतः प्रेमचंद कृत कर्मभूमि उपन्यास तत्वों की कसौटी पर खरा है। यदि 2-4 कमियों अथवा कमजोरियां हैं भी तो उन्हें एको ही दोष गुण सन्निपाते निमज्जिता निंदो किरणेषुवांक की तरह नजरअंदाज किया जा सकता है। धन्यवाद।